तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हमने जो है 25 कर लिए थे ताकि वीडियो जो है लंबी ज़्यादा ना हो जाए। तो हम 26वां कथन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। यह कथन किसका है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह कथन है लॉर्ड मैकॉले का। और आप इसे थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। ठीक है, इससे बाहर नहीं बन सकता चाहे, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? ठीक है, तो हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए, ये किसने सुझाव दिया था? भूदेव मुखर्जी। तो अब आप एक बात बताइए, अगर ये क्वेश्चन आ गए तो ये हिलने के नहीं, इसे गिने चुने चार पाँच बच्चे ही सही कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत डीप क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो, जब लास्ट बार कर रहे हैं अपने दिमाग में बस एक ही बात याद रखो, लास्ट बार पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक, भूदेव मुखर्जी। अगला देखते हैं, किसने कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? किसने, मतलब जो कांग्रेस है वो अल्पसंख्यक जनता यानी बहुत ही कम जनता को रिप्रेजेंट करती है और उसका मजाक उड़ाया था इस तरीके से तंज कसते हुए। तो किसने करा था? ये करा था लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन से एक क्वेश्चन भी आता है। देखिए कांग्रेस जो बनी थी वो बनी थी 1885 में। ठीक है, और उस टाइम जो गवर्नर होता था वो लॉर्ड डफरिन होता था। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। कांग्रेस जो है गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में इसकी सहायता कर सकूं। यानी ये गिर रही है तो मैं शांत तरीके से इसे गिरने में इसकी सहायता कर सकूं। ये कथन है साहब करजन का, और कथन ध्यान रखना आएगा ज़रूर। इस बार मैं इस वे से आपको पढ़ाऊंगा कि आपको टक्कर देने वाला नहीं होगा। ठीक, करजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ये कहा गया था कराची अधिवेशन 1931। लो भाई, ये बेचने वाले फिर आ गए यार, पोस्ट करना पड़ेगा। तो कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बर्तन लेने हो तो भाई आ जाओ, बर्तन बिक रहे हैं यार, फिर बंद करना पड़ेगा भाई। हाँ तो भाई बर्तन वाला चला गया। चलिए अगला देखते हैं कि अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? ठीक है, तो ये करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। बताओ, पता होगा किसी को? ठीक है, देखो मैं आपसे एक बात बता दूं, अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लेना, मेहनत जो है ना छोड़ना मत अगले साल के लिए। जितनी कर सकते हो, जितनी तुम्हारे अंदर क्षमता है, छोटी मोटी चीज़ें जीवन में लगी रहेंगी। ठीक है, तो जितनी कर सकते हो इस बार करो, कल का किसी को कुछ नहीं पता। तो सुभाष चंद्र बोस आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? और एक बात और बता दूं, जिस तरीके की लैंग्वेज मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से ही क्वेश्चन आएगा। तो 32वें का जो आंसर है वो है सर सैयद अहमद खां। सैयद अहमद, सैयद अहमद इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं, ये कथन किसका है भाई? ये कथन है दादा भाई नौरोजी का, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी का, दादा भाई नौरोजी। देखो यार मैं बताऊँ क्या चीज़ है, उत्तराखंड क्या काम करेगा? उत्तराखंड कुछ भी कर सकता है। वो क्या काम करेगा? मान लो उसने उत्तराखंड ईजी दे दी, 40 नंबर का ईजी दे दिया और जीएस इतनी भारी कर दी। अरे हम कुछ नहीं छोड़ने के, हमारे पास आखिरी चांस है वो। ठीक है, तुम्हें थोड़ी पता है कि पेपर आसान आ गया या भारी आगा। तुम तो सारी चीज़ कंप्लीट कर लो कि भाई
आसान आया तो भी सबसे ज़्यादा नंबर, और भारी आया तो भी सबसे ज़्यादा नंबर। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहो। चलिए अगला क्वेश्चन। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया? कि ये जो कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो भिखमंगी संस्था है और ये प्रार्थना याचना ही करती रहती है अंग्रेजों से। तो इसका आरोप लगाया था तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा? बेगिंग मतलब भिखारी वाला इंस्टीट्यूट है, ये भीख मांगने वाला इंस्टीट्यूट है, ये किसने कहा? तो ये कहा अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने, अरविंद घोष ने ये कहा था। ठीक है साहब, चलो अगला देखो। अरविंद घोष ने कहा था। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी? पता क्या चीज़ होता है, रटने से यही होता है। अब तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि उदारवादी का मतलब क्या है, इसलिए कह रहा हूँ ये पांडवों की तरह पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, कांग्रेस जो है ना दो भागों में विभाजित थी, एक उदारवादी थे, एक उग्रवादी थे। उदारवादी क्या काम करते थे, उनके काम करने का तरीका होता था कि अंग्रेजों से वो याचना करते थे कि सम्मेलन वम्मेलन करते थे, या इस तरीके से मतलब अंग्रेजों का विरोध नहीं करते थे। वो अंग्रेजों के साथ मिलकर सहयोग की भावना रखते थे। लेकिन उग्रवादी क्या में थे कि ऐसी कम तैसी अंग्रेजों की। तो दो भागों में कांग्रेस की जो है विभाजित थी। तो वो यही कह रहा है कि किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी, कि ये तो भिखारी हैं। ठीक है, तो 36वां है ये बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन, अधिवेशन होता है बैठक, आपको कुछ भी डाउट है तो रटिए मत ना, पूछ लीजिए। ठीक है, किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा? यानी ये तो केवल 3 दिन का तमाशा करा। ठीक, तो 37वें का आंसर आपका अश्वनी कुमार दत्त है। और ये क्वेश्चन आ गया होने का नहीं किसी से, हम बता रहे हैं इस चीज़ का। अश्वनी कुमार दत्त, अश्वनी कुमार दत्त। अबे यार पढ़ाई एक बार का सीन है। ठीक है, नौकरी करो। अश्वनी कुमार दत्त। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? बहुत बार आया हुआ है। और एक बात बताऊं, अगर मैंने ये कथन है ये मैंने सेपरेट कर दिए हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कौन सा कथन कैसे अलग है एक दूसरे से। ये तभी तो पता चलेगा जब इकट्ठे हो गए, नहीं तो ये परेशान कर देंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ऐसे ही मेरा जो दिमाग है ना, मैं पूरे उसको, पूरी जीएस को अलग अलग करके पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, कि आपके हाथों पे होगी जीएस। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। तो 38वें का आंसर है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और ये भी चैलेंज है, कोई बीए वाला हो, एमए हो, भाई साहब टक्कर ले ले। मेरा तो कोई इतिहास भूगोल से मतलब नहीं, लेकिन मैंने इतनी मेहनत मार दी कि बीए एमए वाला भी जो है कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, महात्मा गांधी। बीए एमए लोग बाग किस तरीके से कराएं, कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, पढ़ना सढ़ना है नहीं, एक आध साल में एक आध बार पेपर दे लिया बस छुट्टी, उन्हें भी ना आता कुछ। बीए एमए वाले तो डफर रहे हैं भाई। क्षेत्र उनका था ये इतिहास भूगोल वाला, और बीटेक वालों ने आके इसकी जो है ना खोद दिया इस क्षेत्र को। ठीक, महात्मा गांधी बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैंने बीए एमए वाले को ना मेहनत मारते हुए नहीं देखा, इसलिए उन्हें डफर की संज्ञा दी गई। अब उनसे जो है जॉब वॉब निकल ना रही। ठीक, उन्हें क्योंकि वही आदत पड़ी हुई है, 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा तीर मार लिया। चलो कोई दिक्कत वाली बात ना, जिसे लेनी होगी भाई ले जाएगा, वो बैठे रहो। तो किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी। बीए एमए जो दिल्ली और जेएनयू वगैरह से कराया ना वो मेहनत मारा है, नहीं तो कोई ना मारता। भारतीय असंतोष के पिता के रूप में तिलक को किसने कहा था? कि ये भारतीय असंतोष के पिता हैं, यानी भारत में इनकी वजह से ही अशांति रहती है, तिलक की वजह से। तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, वैलेंटाइन सिरोल, सी रो ले, सिरोल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने पीने हेतु दिए हुए दूध को अस्वीकार करते हुए पीने से मना कर दिया और कहा कि अब मैं अपनी माँ का दूध ही पीऊँगा। ये क्वेश्चन आ गए ना तो हिला के रख देंगे, और ये आए हुए हैं भैया क्वेश्चन, मैंने अपने आप ना बनाए। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ऐसा कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए अगला क्वेश्चन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये गीत किसका है? ठीक है, तो ये गीत आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी का ही है, राम प्रसाद बिस्मिल जी का ही है ये गीत। ठीक है भैया, चलो अगला देखो। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है? तो ये आपके भगत सिंह, भगत सिंह ने कहा था। एक चैलेंज और, मेरे पास ये 150 कथन है, कोई भी BA वाला जिसकी जो हिस्ट्री से कर रहा हो, जिसने हिस्ट्री में PhD तक कर ली हो, उसे ये सारे क्वेश्चन दे दो, उससे भी ना हिलने गए, उससे भी ना हिलने गए, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए सारे इकट्ठे कर लिए मैंने। ठीक, भगत सिंह, तो भगत सिंह हो गया। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जिन्ना ने अभिव्यक्त किया था कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार, एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है, मुस्लिम एक राष्ट्र है? तो ये किस अधिवेशन में कहा उसने ऐसा? कि 1940 लाहौर का अधिवेशन, 1940 लाहौर अधिवेशन, अधिवेशन मतलब बैठक। ठीक है, मौलाना आज़ाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा? बताओ, कर लेगा कोई क्वेश्चन? ये पहली पहली बार सुने होंगे, ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी चीज़ को इतना आसान मत समझे करो, और आसान है तो तुम्हें क्यों ना मिली भैया, ये तो बता दो मुझे। और भारी भी मत समझे करो, अगर भारी होती तो किसी को भी ना मिलती। ठीक है, तो 44वें का आंसर क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था। सबसे बेकार वो लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करते, सपने देखते हैं, सबसे बेकार रद्दी लोग वो होते हैं। ठीक है, सपने देखो लेकिन उसके लिए काम भी तो करो। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर कहूँगा, तो आपको पता ही है, ये तो बालक भी बता देगा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, लेकिन उसने क्वेश्चन ये थोड़ी पूछा है, इतना बेवकूफ़ थोड़ी है वो। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? यानी किस बैठक में व्यक्त किया था? ये करा था लखनऊ अधिवेशन 1916, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें ये व्यक्त किया गया था। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, अगला देखो। मुझे इसलिए गुस्सा आता है, जिन भी लोगों की नौकरी लग रही है, मेरे मोहल्ले से भी लगी है दो चार की, वो मुझसे 1/4 जानते हैं उनकी नौकरी लग गई। तो इसका मतलब क्या है? मेहनत में मेरी कोई कमी नहीं है, किस्मत का साथ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं जानते वे, 1/4 जानते हैं उनकी नौकरी लग गई। ठीक है, तो बस किस्मत का सहयोग चाहिए भैया। चलो कभी तो देखेगा भगवान। ठीक है, कब तक इतना अनसुना करेगा भाई। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? यानी महात्मा की उपाधि किसने दी? ठीक है, महात्मा की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप ना ऑप्शन ऑप्शन के चक्कर में मत पड़ो, आप अगर करेक्ट याद कर लोगे तो आपको कभी कन्फ्यूजन ही ना होने का कि ए होगा या बी होगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने ये कहा था। ठीक है, अगला देखो चलो। ठीक, अगला मैंने सब लिख दिए, चाहे UPSC के हों, PCS के हों, SSC के हों, बैंक के हों, स्टेट के हों, मैंने ना छोड़ा कुछ भी। किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? बस ऐसी शोरगुल होता रहा है मेरे मोहल्ले में तो। किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला?
तो इसका आंसर निकलेगा पीर मोहम्मद मुनीस। भाई साहब ये मैं तुम्हें बताऊं किसी से हो ही नहीं सकते ये, दो चार लोगों के अलावा। पीर मोहम्मद मुनीस, पीर मोहम्मद मुनीस। जो क्वेश्चन सब लोगों के सही हो रहे हैं वो तुम्हारे सही होने चाहिए। जो कोई भी ना कर पाए वो तुम कर पाओगे, तब तुम टॉपर बनोगे। ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीस। चलिए, किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर कर के व्यतीत करे, मतलब कान तो खुले रखे लेकिन चुप रहे। तो ये कहा था जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही उन्हें ये सलाह दी थी गांधी जी को। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हल्के में ना लें। फिर मत कहना, क्योंकि इस बार सब जो पढ़ाऊँगा उसमें से ही आवेगा यार। खाली उत्तराखंड को संभालना है, जीएस में तो पत्ते फाड़ देंगे, कोई टेंशन ना। उत्तराखंड भी 10 किताब से 30 नंबर तक तो जाना है। अगले साल, अगले साल की प्लानिंग नहीं है मेरी बिल्कुल भी, और ना मैं अगले साल के लिए मेहनत बचाना पड़ चाहता हूँ। जो लगेगी अभी लगेगी भैया। ठीक, अगला क्वेश्चन। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, इसका आंसर भी गोपाल कृष्ण गोखले का ही है आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ही है इसका आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है, बस घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे तो मैं क्या चीज़ है 10,000 रुपये की शर्त लगा रहा अगर किसी ने बता दिया तो। ठीक है, यो मैंने ग्रुप में भी पूछा था, किसी के बस की बात ना है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे टॉप करना चाहिए इस एग्ज़ाम में। पूरे ग्रुप में कम से कम 500 बच्चे थे, सारे पढ़ने वाले थे, उनसे भी नहीं दिया गया है। भाई आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा? मतलब महात्मा गांधी के बारे में किसने यो कहा कि आगामी जो पीढ़ियां हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो इस बात पर कभी भी विश्वास नहीं करेगी कि ऐसा रक्त मांस का व्यक्ति भी कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, पैदा हुआ है। तो ये इसका जो आंसर है, मैंने पूछा बहुतों से पूछा, जो लोग कह रहे थे ना ये वो हमारी जीएस पक्की, मैंने कहा बताओ, तो इसका आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो सबकी हवा निकल गई, फिर मुझे यकीन हुआ, मैंने कहा अभिषेक तू भाई अब जो है जॉब जाब ले, क्योंकि तेरा लेवल जो है बहुत हाई हो चुका। लेकिन 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 तू सिर्फ एक एग्ज़ाम पे गौर कर। तेरा जब डीएलएड का एग्ज़ाम चल रहा था तो तू पढ़ रहा था लंबी लंबी चीज़ और ये वो, क्योंकि मेरा पता क्या है, हर 3 महीने में सिर्फ एक पेपर दूंगा मैं, और फार्म भर ही नहीं दे रहा। फिर अगले 3 महीने में सिर्फ एक पेपर दूंगा, और इनमें टारगेट एग्ज़ाम निकालने का नहीं, टॉप करने का। ठीक है, पहले से ही बहुत कुछ आता है और रिवीजन चलेगा दबा दब। ठीक है, तो ये हुआ। अगला, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है भैया, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था ये। तो 52 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? भर्त्सना का मतलब होता है गलत कहा था, आलोचना करी थी कि भैया तुमने खिलाफत आंदोलन में क्यों हिस्सा लिया। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी आलोचना करी थी कि गांधी जी कहाँ चक्कर में पड़ ले तुम खिलाफत आंदोलन के। ठीक है, और गांधी जी खिलाफत आंदोलन में इसलिए उन्होंने सहायता करी ताकि मुस्लिमों का सहयोग मिल सके उस टाइम पर। ठीक है, चलो अगला देखो। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? देखिए, असहयोग आंदोलन हुआ था आपका 1920 में। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ था कि हम विदेशी कपड़ों को जलाएंगे, ये गांधी जी का आंदोलन था। और आपको पता होगा कि 2 साल बाद ये ख़त्म हो गया था, 5 फरवरी 1922 को। क्यों? चोरा चोरी कांड में जो है इसमें हिंसा हो गई थी, जबकि ये अहिंसक आंदोलन था, तो गांधी जी ने 2 साल बाद इसे वापस ले लिया था। तो ये इसे निष्ठुर बर्बादी बताया था कि भाई कपड़ों को क्यों जला रहे हो, ये तो एक तरीके की बर्बादी है। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उत्तराखंड में भी।
ठीक है यार, ऐसा एक बात बताओ, ये उत्तराखंड है, यो अपनी हिस्ट्री बना देगा क्या? इतिहास और भूगोल यो अपना दे देगा क्या कुछ बना के? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता भैया। उत्तराखंड के तो नए क्वेश्चन बना लेगा, इतिहास भूगोल के तो पुराने ही हैं। ऑल ओवर इंडिया से बड़ा लेवल है क्या इसका उत्तराखंड का? ठीक है, तो 54वें का आंसर जो है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ लिख रहा हूँ, टैगोर अपने आप लिख लेना। चलो अगला देखते हैं। देखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? तो मैंने क्या बताया, असहयोग आंदोलन अहिंसक आंदोलन था। और इसमें क्या चीज़ है, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। चोरा चोरी कहाँ जगह है? गोरखपुर में। उसमें जो अंग्रेजों की पुलिस चौकी है ना, वो जनता ने फूंक दी थी, आग लगा दी थी उसमें। तो ये क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? ये बताया था चोरा चोरी कांड जो हुआ था। चोरा चोरी कांड इसका आंसर निकलेगा। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, तो 55 क्वेश्चन हो गए साहब, 56 हुआ है। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया गया प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य में कफन में एक कील सिद्ध होगा? ठीक है, आपको पता ही होगा ये है आपका लाला लाजपत राय, क्योंकि आपको पता है लाला लाजपत राय जो है लीड कर रहे थे और उनके सर पर लाठी लगी थी और वे मर गए थे। तो उन्होंने यही बात बोली थी कि मेरी पीठ पर किया गया प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य में एक किल सिद्ध होगा, तो लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। यह कटाक्ष कि भारतवासी किसी संविधान पर एक मत होने में असमर्थ हैं। ये एक टिप्पणी करी गई थी कि भारतवासी जो भारत के लोग हैं वो किसी एक संविधान पर एक मत नहीं हो सकते। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता भाई कोई। करेगा तो तब जब किताबों में उसे मिलेगा, किताबों में उसे मिलेगा, इतना कोई ना पढ़ता भैया। तो इसका आंसर है लॉर्ड लॉर्ड ब्रिकेनहेड। लॉर्ड ब्रिकेनहेड, लॉर्ड ब्रिकेनहेड। ठीक है, तो लॉर्ड ब्रिकेनहेड इसका आंसर है। चलिए, अब ये है साइमन गो बैक का नारा, तो आपने सबको पता होगा। तो साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने करा था? तो ये करा था यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर मेहर अली। ठीक है, यूसुफ मेहर अली। देखें भाई वीडियो कितने की बन गई, तो 22 मिनट की भाई वीडियो हो गई, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। एक नंबर की वीडियो बना रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे इस तरीके से आपको पढ़ाने वाला इतिहास नहीं मिलेगा, गारंटी बता रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हुआ हूँ, मैंने तो जितना कोई ना पढ़ाता यार, क्योंकि आगा तभी तो पता। यूट्यूब पे एक चीज़ है, कोई हिस्ट्री का टीचर है ना, तो वो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ा सकता है, भूगोल नहीं पढ़ा सकता, या संविधान नहीं पढ़ा सकता। केवल एक ही सब्जेक्ट का टीचर होता है, ढंग का। लेकिन हमारा क्या चीज़ है, इतने पेपर देख के भले ही मैं फेल हुआ हूँ, लेकिन मैं पढ़ा आज की डेट में हर चीज़ सकता हूँ और एक अच्छे स्टैंडर्ड पे। लेकिन इस बार क्या चीज़ है, समाज सेवा नहीं, जॉब चाहिए भाई, जॉब चाहिए। मामला ख़राब हो रहा कहाँ, क्योंकि पता क्या चीज़ है, पहले पुराने ज़माने में ज्ञानी आदमी या जो भी बढ़िया आदमी उसके सम्मान हो गया था। आजकल तो ऐसा सिस्टम है, नौकरी पर लगा हुआ है तो बहुत ज्ञानी है, चाहे कितना भी ज्ञान लेकर घर में खाली बैठा हुआ है तो बेकार है। ठीक है, तो जॉब लेनी भाई, उसके बाद देखेंगे। ठीक है।